नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री बुक का चैप्टर नंबर 2 का सॉल्यूशन, जिसका नाम होगा व्यापार से साम्राज्य तक। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर जो सबसे मुख्य बिंदु हैं उस पर थोड़ा ध्यान दे देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे पहला पॉइंट क्या करा है हमारा। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे अब। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। नेक्स्ट पॉइंट। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। नेक्स्ट पॉइंट। अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारी कंपनी के रूप में भारत आए थे, बाद में विशाल साम्राज्य के स्वामी बन बैठे। नेक्स्ट पॉइंट। कैप्टन हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी हुई। नेक्स्ट पॉइंट। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह शुरू हुआ तो विद्रोहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही अपना नेता मान लिया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को जफर के सामने ही मार डाला। नेक्स्ट पॉइंट। वाणिज्यिक एक ऐसा व्यावसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर और ज़्यादा कीमत पर बेच करके, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए मुनाफा कमाया जाता है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे अभ्यास के जो प्रश्नोत्तर हैं उस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या रहा है हमारा। निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। तो यहाँ पर मिलान करना है, तो यहाँ पर सीधे आप उत्तर पे ध्यान देंगे। यहाँ पर दीवानी को मिलाएंगे टीपू सुल्तान से, शेरे मैसूर को मिलाएंगे भू राजस्व वसूल करने का अधिकार उससे, फिर यहाँ पर फौजदारी अदालत को मिलाएंगे यहाँ पर उसी से, फिर रानी चन्नम्मा का संबंध यहाँ पर होगा भारत का पहला गवर्नर जनरल से। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि मिस्टेक है। यहाँ पर सेम टू सेम उत्तर में भी वही सेम टू सेम यहाँ पर भी उतार दिया गया है, तो यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, आप यहाँ पर अच्छे से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। रिक्त स्थान भरें। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत, यहाँ पर भरेंगे हम पलासी की जंग से शुरू हुई थी। दूसरा, हैदर अली और टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। डलहौजी ने कालातीत होने का सिद्धांत लागू किया। चौथा, मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के पश्चिमी भाग में स्थित थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सही या गलत बताएं, उन्हें देख लेते हैं। तो पहला हमारा कह रहा है मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में मजबूत होता गया, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। दूसरा, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी, जो कि हमारा गलत स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट देखेंगे। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, जो कि बिल्कुल सही है। चौथा, अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, जो कि हमारा गलत कथन है। अब बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 की ओर। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थीं? तो इसका उत्तर देखेंगे। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित होने के निम्न कारण थे। पहला, यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। दूसरा, इनके अलावा वहाँ काली मिर्च, लौंग, इलायची और दालचीनी की मांग थी। तीसरा, यहाँ से सस्ती कीमत पर वस्तुएं खरीद करके उन्हें महंगे दामों पर बेच देते थे, जिससे उन्हें अधिक मुनाफा होता था। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 5। बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे? तो यहाँ पर देखेंगे पहला, बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियासत देने से मना कर दिया। दूसरा, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगते थे। तीसरा, उनसे सिक्के डालने का अधिकार भी छीन लिया गया। चौथा, उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोका गया। और यहाँ पर देखेंगे फिर ईस्ट इंडिया कंपनी अपने टैक्स को चुकाने को तैयार नहीं थी। फिर उसके अगला पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर अंग्रेजी अफसरों ने उनके लिए अपमानजनक चिट्ठियाँ लिखी। अगला, नवाबों व उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास किया गया। तो ये सारे हमारे उत्तर यहाँ पर होंगे। इतने सारे पॉइंट में से आप कोई भी 3 चुन के लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या 6 की ओर। दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा पहुंचा? तो इसका उत्तर होगा, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को निम्न तरह से फायदा हुआ। पहला,
कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रियासतें हासिल करने लगी। दूसरा, पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लग गए थे। नेक्स्ट, दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया था। फिर मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। और आखिरी पॉइंट यहाँ पर, दीवानी मिलने के बाद कंपनी को अब ब्रिटेन से यहाँ पर सोना लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि इसी कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों एवं दफ्तरों का यहाँ पर लागत उठा सकती थी। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 7, ईस्ट इंडिया कंपनी टीपू सुल्तान का खतरा क्यों मानती थी? तो यहाँ पर इसका उत्तर देखेंगे। टीपू सुल्तान ने अपनी रियासत में पड़ने वाले बंदरगाहों से चंदन की लकड़ी, काली मिर्च और इलायची का निर्यात रोक दिया। दूसरा पॉइंट, टीपू सुल्तान ने भारत में रहने वाले फ्रांसीसी व्यापारियों से घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए, उनकी मदद से अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर लिया। और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, टीपू सुल्तान से स्थानीय सौदागरों को भी कंपनी के साथ कारोबार करने से रोक दिया गया। और चौथा, टीपू सुल्तान बहुत महत्वाकांक्षी, घमंडी और खतरनाक दिखाई देते थे। अंग्रेजों को लगता था कि ऐसा राजा को नियंत्रित करना और कुचलना जरूरी है। अब देखेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 8, सब्सिडियरी अलायंस यानी कि सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर होगा, जो रियासत इस बंदोबस्त को मान लेती थी उसे अपनी स्वतंत्र यहाँ पर देखेंगे उसे अपनी स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं मिलता था। उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी और सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देते थे। अगर भारतीय शासक रकम देने से चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 9, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था? तो इसका उत्तर होगा, भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक एवं राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, लेकिन यह इकाइयां ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थीं। अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाइयां बनाई, गवर्नर जिसका मुखिया होता था। दूसरा पॉइंट देखेंगे, 1772 से जिले में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ तक कि अंग्रेजों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 10, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें। तो इसका उत्तर होगा, कंपनी ने पैदल एवं सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिक की बहाली की। इन सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इन सैनिकों को नए एवं अत्याधुनिक हथियारों जैसे कि मस्केट तथा मैचलॉक आदि से सुसज्जित किया गया। और यहाँ पर देखेंगे सबसे लास्ट पॉइंट, कंपनी ने अपनी तोपखानों को अत्याधुनिक किया और भी छोटे मोटे बदलाव किए। और दोस्तों यहाँ पर अब देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो इसे आप अपने सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर के एक बार पढ़ लीजिएगा, उतने से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी ले लीजिए एक बार, इसका भी ले लीजिए, इसका भी, इसका भी ले लीजिए एक बार, इसका भी ले लीजिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 व्यापार से साम्राज्य तक समाप्त होता है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।